वेलकम लर्नर, मैं हूँ शिवाजी दत्तनाथ। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइथन के बेसिक्स। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है उसी का सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे मैं अभी एज ए कोड एडिटर यूज़ करूँगा, क्योंकि बेसिकली पाइथन में बहुत अलग अलग टाइप का कोड एडिटर है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कोड एडिटर में कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, वैसे पाइथन का कोड लिखने के लिए बहुत अलग अलग टाइप का ऑप्शंस रहता है। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से मैं काम करता हूँ, तो इसीलिए मैं कोड एडिटर ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि मैं दूसरा कुछ। जैसे कि नोटबुक होता है ना, पाइथन नोटबुक, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो बेसिकली मुझे एज ए कोड एडिटर मतलब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं काम करना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। तो कोड एडिटर यूज़ करने के लिए बेसिकली पाइचार्म जो है ये बहुत ही अच्छा एक कोड एडिटर है। तो पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए पाइचार्म का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाता है अगर आप कोंडा यूज़ करते हो। मैंने लास्ट टाइम कोंडा नेविगेटर जो है वो मैंने दिखाया था। तो इसको जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर रखोगे तो कोंडा एडिटर को जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे पाइचार्म कम्युनिटी ये ऑप्शंस रहता है। तो यहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है कोड एडिटर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल की प्रेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो है ये एंटरप्राइज लेवल वाला है, तो एंटरप्राइज लेवल का कोड एडिटर की ज़रूरत नहीं है पाइचार्म। दूसरा है कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ये दिया गया है, और ये है बेसिकली एंटरप्राइज लेवल। मतलब अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी इसके लिए थोड़ा सा लाइसेंस फी चार्ज करता है, और हम लोग यहाँ पे फ्री में काम करते हैं। जुपिटर नोटबुक जो है या जुपिटर लैब जो है ये भी अच्छा है एज ए कोड एडिटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोड एडिटर यहाँ पे दिखाई देता है। जो एनाकोंडा नेविगेटर जो है इसके अंदर से आपको मिल जाएगा सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि मैं वी एस कोड ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन वी एस कोड मैं अभी यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे पाइचार्म कम्युनिटी जो है इसको मैं यूज़ करूँगा। इसका मेन पर्पस यही है कि चाहे तो वी एस कोड में भी आप अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन पाइचार्म कम्युनिटी जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट सेटिंग्स जो है, लोकल एनवायरनमेंट सेटिंग्स, ये बनाने की ऑप्शंस देता है, जिससे हम लोगों का काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो इसके वजह से मैंने ये पाइचार्म कम्युनिटी जो है इसको मैं यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको दूसरा तरीके से इंस्टॉल करने का जो तरीका है मैंने उसको अभी नहीं दिखाया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से उतना ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। तो नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास, तो क्लास क्लास 1 मैंने इसका ये नाम देता हूँ, क्लास 1। कौन सी जगह पे रखना है वो डायरेक्टरी सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी मेरा जो है ठीक जगह पे ही है। पाई ऐप बोलकर एक प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरे डेस्कटॉप के अंदर। जो प्रोजेक्ट्स बोलकर जो फोल्डर है इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही है, तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट मैंने यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, शायद अभी जो बिगिनर है उनको उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा वीडियो जो है कुछ एडवांस लेवल लोगों को भी शायद देख सकते, तो इसी वजह से अगर आप एडवांस लेवल में थोड़ा सा हो तो देख सकते हो, और अगर बिगिनर हो कम्प्लीटली तब पर भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उतना समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है जो भी पाइथन का एनवायरनमेंट लोकली सेटअप है उसी को पॉइंट करने के लिए ये एनवायरनमेंट ऑप्शंस है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली कंपाइलर।
तो मैंने कंपाइलर के बारे में शायद लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और अगर नहीं बताया तो आगे जाके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर है जिसके अंदर बेस कोंडा जो कि बेसिकली मिनी कोंडा, मिन कोंडा 3 ऐसे ऑप्शंस दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग वर्चुअली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हो, तो उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम bी.bnb करके कस्टम प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट सेटअप मिल सकता है, ठीक है। तो मैं अभी थर्ड पार्टी कुछ एनवायरनमेंट नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब अभी अपना खुद का कस्टम एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए फास्ट जो प्रोजेक्ट ENB जो है, जो डिफ़ॉल्ट सेटअप किया हुआ एनवायरनमेंट है, उसी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। इससे हम लोग का काम करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लास 1 ना देकर मैं काम करता हूँ ट्रेनिंग, पाई ट्रेनिंग बोलकर मैंने इसका नाम देता हूँ। ये प्रोजेक्ट नेम होगा बेसिकली, मतलब जो जिस फोल्डर के अंदर एक्चुअली ये सारा कोड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एनवायरनमेंट मैंने चूज़ किया था उसी एनवायरनमेंट का कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट एक्चुअली है नहीं, वो मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया था। तो इसीलिए अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट होने वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कोड तो पाइथन एनवायरनमेंट तो सेटअप ही है, क्योंकि कैसे पता चलेगा पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप है, जब आपके पास टर्मिनल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होगा। विंडोज़ में काम करेगा तो कमांड प्रॉम्प्ट, और लिनक्स और मैक में काम करेगा तो उसको टर्मिनल बोलते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन जो है, इसके अंदर जाके पाइथन -b करके एक बार चेकअप करना, ठीक है। तो जैसे ही ये चेकअप करोगे तो डेफिनेटली ऐसे एनवायरनमेंट ओपन हो सकता है, अगर एनवायरनमेंट है तो, ठीक है। तो इससे निकलने के लिए एग्ज़िट होगा कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन का जो वर्जन है वो चेकअप करने के लिए पाइथन -VERSION वर्जन ऐसे चेक कर सकते हो, तो पाइथन का जो लोकल वर्जन जो है वो दिख जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पाइथन का जो वर्जन है वो चेकअप हो जाएगा। जैसे ही पाइथन का वर्जन चेकअप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। तो इसी वजह से हम लोगों का प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किए, उसमें जो प्रॉब्लम आया था उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम कभी आए तो, क्योंकि मेरे लिए जो आया था वो मेरे लिए था, लेकिन आपके लिए नहीं आएगा वो स्टार्टिंग में। तो अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पाइथन फाइल बोलकर एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग फाइल होता है वो मेन लिख सकते हैं, तो main.py बोलकर एक ऑटोमेटिकली एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग अपना कोड लिखने के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बोल रहा है कि अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है। पहले देखते हैं एक बेसिक कोड चला के। तो पहले टेस्ट करना है, तो प्रिंट करके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, सिंपल सा चीज़ है, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे पाइथन कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर करने बोल रहा है कि बेसिकली पाइथन का कौन सा
इंटरप्रेटर को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिकोंडा जो थ्री जो ऑप्शंस दिखा रहा था उसी को चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर मोस्टली ये यूज़ होता है कि हम लोगों का जो कोड है उस कोड को प्रॉपरली रन हो, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पे रन ये ऑप्शंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पे रन हो गया है। ये बेसिकली कैसे हुआ, क्योंकि ये जो पाइथन एनवायरनमेंट जो एक्चुअली मैंने चूज़ किया था उसी में जो पाइथन सिंटैक्स मतलब पाइथन का जो एग्जीक्यूटिव फाइल है उसी फाइल के थ्रू एक्चुअली ये जो फाइल है हम लोगों का जो फाइल जिस पर्टिकुलर फोल्डर में है उसको रन किया, जिसके वजह से ये आउटपुट आया। इसको एक दूसरे तरीके से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये अगर नहीं क्रिएट करते मतलब इसको अगर नहीं क्लिक करते तो यहाँ पे एक टर्मिनल बोलकर एक ऑप्शन मिल सकता है, जिसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को ओपन हो गया है, ठीक है। ये टर्मिनल वाला सेक्शन यहाँ पे जस्ट पाइथन करके main.py कर देना तो आउटपुट दिख जाएगा। ये बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है, ठीक है। तो ज़्यादा हेडेक लेने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटअप नहीं हुआ तो ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो डरना मत कि पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है या कोई भी दिक्कत आया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पाइथन यहाँ पे कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली नहीं हो पाया तो यहाँ से पाइथन अगर सिस्टम में ऑलरेडी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली रन करता है, और यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे भी रन करता है। दोनों जगह पे ही हम लोगों का अभी ये कंसोल में आउटपुट दिखेगा, ठीक है। और कंसोल मतलब बेसिकली यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट आता है। तो मेनली क्या होता है, जब हम लोग किसी भी नेटिव एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं मतलब जैसे C++, जावा, पाइथन, PHP, Node.js का अगर काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म लेवल का जब कोडिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म लेवल मतलब जो बेसिकली सर्वर साइड में या सिस्टम में जो एग्जीक्यूट करेगा उस तरह का कोड अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का उसका जो आउटपुट होता है जनरल आउटपुट वो ब्लैक स्क्रीन में आता है, कंसोल में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप सिस्टम लेवल एप्लीकेशन बना रहे हो और इसी सिस्टम लेवल एप्लीकेशंस की वजह से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को कवर कर पाते हो, क्योंकि इस सिस्टम लेवल एप्लीकेशंस का जो कोड जब टर्मिनल में ये चलता है उसके बाद ही जाके आप इसको ज़्यादा स्प्रेड कर पाते हो। मतलब इसका बहुत सारा लाइब्रेरी बनता है, आगे चल के जानोगे। तो जो भी लाइब्रेरीज होता है, जो भी पैकेज होता है या मॉड्यूल्स होता है, वो सारा चीज़ें एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करता है मल्टीपल टाइप्स का एप्लीकेशन बनाने का। हो सकता है हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए आगे जाके, हो सकता है कि वेब एप्लीकेशन बनाए आगे जाके, हो सकता है AI बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाए, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को जो कोड लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं इसको क्यों रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर है जो लोग पाइथन सीखते हैं लेकिन नोटबुक में जुपिटर नोटबुक जो है उसके अंदर कोड करते हैं। तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो डेफिनेटली आप इस तरह का कोड एडिटर यूज़ करो और आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से कंसोल में दिखाओ। क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डेवलपर बनो, ना कि आप पाइथन कोडर बन गया लेकिन आप कुछ बना नहीं पाया। क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग है, मेरा ट्रेनिंग अगर फॉलो करोगे तो आप ना जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसको ख़त्म करते करते आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने का जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है, वो आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि आपको कुछ काम करना है और कैसे करना है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस में जाओ। नोटबुक प्लस प्लस में काम करोगे या जुपिटर नोटबुक में काम करोगे तो उसमें जाके आपको पाइथन का कोड लिखने का जो पर्पस है वो मीट कर जाएगा, उसका जो इनपुट आउटपुट सब कुछ दिख जाएगा।
लेकिन उससे आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे। लेकिन इस तरह से अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आप एप्लीकेशन बना पाओगे। और जुपिटर नोटबुक जो है, जुपिटर नोटबुक बेसिकली कौन से लोगों के लिए यूज़ होता है? अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो। डेटा इंजीनियर मतलब बेसिकली आज के डेट में जो LLM, AI मॉडल, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर जो लोग काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो डेटा माइग्रेशन, डेटा रिसर्च का काम जो लोग करना चाहते हैं, या अपना जो डेटा है उस डेटा को डाल के कोई बार चार्ट या चार्ट बना के फिनेंशियल एनालिसिस का कोई काम करना चाहते हैं, सेल्स एनालिसिस का कोई काम करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल जॉब, उस तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए उस तरह का टूल्स चूज़ करना अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना, तो मैं जैसे स्टार्ट किया उसी को फॉलो करो, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को दूर कर दे रहा हूँ। कब आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करोगे, कब आप ये पाइचम जो कोड एडिटर है यूज़ करोगे, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है और दोनों का जो काम करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोड बेस जो है वो सेम है, पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथन लैंग्वेज यूज़ किया। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को हमेशा ये चीज़ दिमाग पे रखना चाहिए कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स होता है। पहला फंडामेंटल्स यही है कि वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वेरिएबल्स नहीं होगा तो डेफिनेटली कभी भी कोड नहीं लिख पाओगे। वेरिएबल्स के बाद होता है क्या, वेरिएबल्स के साथ ही साथ वेरिएबल डेटा टाइप्स होता है, लेकिन पाइथन में कोई भी डेटा टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अभी के डेट में पाइथन में डेटा टाइप्स भी सपोर्ट करता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट कोई डेटा टाइप्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बाद आता है कंडीशंस। कंडीशंस कंडीशंस बेसिकली लॉजिकल फंक्शनलिटीज़ जो है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस जो होता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ रीज़न लगाना पड़ता है, कुछ इफ एल्स की कंडीशंस लगाने की ज़रूरत पड़ता है, तो जाके हम लोग ये कंडीशंस वाला जो प्रोसेस है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद लूप्स। लूप्स बेसिकली क्या करता है, जब भी हम लोग किसी भी तरह का एप्लीकेशन बिल्ड करते, तो एप्लीकेशन बिल्ड करने के टाइम पे डेफिनेटली हम लोगों को एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं उसको रिपीटेटिव टास्क हो, जिसके अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस आता है, लेकिन जितने भी चेंजेस आए उसको थोड़ा सा मॉनिटर करके आगे की जो काम है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लूप्स। उसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे फंक्शंस मेनली क्या करता है, फंक्शंस में हम लोग काफ़ी सारे जो कोड लिखते हैं उसको एक फंक्शंस के अंदर रखते हैं, और फंक्शंस को हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नेम होता है, उसके अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर्स डाल के अपना जो काम है उसको जल्दी जल्दी हम लोग उसका आउटपुट निकल लाते हैं। उसके बाद आते हैं क्लासेस। क्लासेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्लासेस बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुछ फंक्शंस लिखते हैं तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ परफॉर्मेंस और एक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शंस के अंदर। और क्लासेस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ मतलब जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का फीचर्स बेसिकली बोल सकते हैं, उसको डिफाइन किया जाता है। और उसके साथ उसके अंदर कुछ एक्शंस, कुछ फंक्शनलिटी उसमें डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए क्लासेस का जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लासेस वाला जो पार्ट है इसी के ऊपर बेस करके हम लोग एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पार्ट है वो आता है। जब भी हम लोग क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस का डेफिनेटली ऑब्जेक्ट भी बनता है, जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके क्लासेस का जो भी मतलब ब्लूप्रिंट या जो भी हम लोग चीज़ें बनाए उसका डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आता है मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी स्पेसिफिक टाइप का टास्क
के लिए काम करते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ता है जिसमें हम लोग कुछ काम प्रॉपरली कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ता है जिसके ऊपर बेस करके अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली बन जाता है। उसके बाद आता है पैकेजेस। पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट सेम लाइक की है, तो इसलिए पैकेजेस और मॉड्यूल में डायरेक्टली इसको नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जो होता है, इसके बाद आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क तो मॉड्यूल एंड पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे मॉड्यूल एंड पैकेजेस दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ होता है। उसके बाद जो आता है वो होता है फ्रेमवर्क्स। तो बहुत अलग अलग टाइप का फ्रेमवर्क्स रहता है, जो फ्रेमवर्क के ऊपर बेस करके हम लोग अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फ्रेमवर्क जो होता है, फ्रेमवर्क्स के अंदर बहुत सारा लाइब्रेरीज रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है LIBRARIES लाइब्रेरीज, वो बेसिकली हम लोगों को अपना जो काम है उसको करने के लिए, ये जो मॉड्यूल और पैकेज में भरा हुआ जो भी कोड्स रहता है उसको बेसिकली लाइब्रेरीज बोलते हैं, और उसी लाइब्रेरीज को एक फ्रेमवर्क के अंदर रखा जाता है। तो बेसिकली चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हुआ लाइब्रेरीज देन फ्रेमवर्क्स। और फ्रेमवर्क्स होने के वजह से फ्रेमवर्क जब मिल जाता है तारपर उसके बाद जाके हम लोग अपना सॉफ्टवेयर का जो काम है वो कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्डिंग प्रोसेस इसके बाद आते हैं, ठीक है। तो इसी जगह पे हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का काम करते हैं। तो लगभग 9-10 तरीक़ा का जो चीज़ है वो सीखने के बाद ही जाके हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मैं लिस्ट जो है, ये बेसिकली वेरिएबल में जो डेटा हम लोग रखते हैं वो सिर्फ सिंगल डेटा रख पाते हैं, और लिस्ट में जनरली हम लोग मल्टीपल टाइप का डेटा रख सकते हैं। लिस्ट को बेसिकली नॉर्मली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एरे कहा जाता है, बट यहाँ पे बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसको लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट हो एरे हो जो भी आप सोचो, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए ओके, तो बेसिकली मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, ये जो है ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था जिसकी वजह से ये हाईलाइट होकर बैठा था। तो ये सारा चीज़ है जो हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी काम करेंगे तो ये सारा चीज़ जब आपके पास प्रॉपरली नॉलेज हो तब जाके आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो चीज़ होता है, पहला होता है वेरिएबल एंड उसके साथ होता है डेटा टाइप्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जब भी किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली जो डेटा टाइप्स है और जो वेरिएबल है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जस्ट हम लोग वेरिएबल का जो भी नेम डालना चाहते हैं उसको डालते हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू डाल दिया, ये वेरिएबल टाइप का जो वैल्यू है ये बेसिकली हम लोगों को इंटीजर टाइप का होता है, जहाँ पे हम लोगों को कुछ डेटा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कुछ जो डेटा टाइप्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे ए में इंटीजर जिसमें कोई भी डॉट वैल्यू नहीं है, जब भी ये डॉट वैल्यू आ जाता है उसको बोलते हैं फ्लोट। जब यहाँ पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर जब हम लोग डेटा डालते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पे ट्रू अगर लिखा जाए तो ये बुलियन होता है, फॉल्स लिखा जाए तो ये भी बुलियन है, और अगर नंबर के साथ 5J ऐसे करके अगर कुछ लिख दिया तो इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। यही थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स है। इसके अलावा कुछ कस्टम डेटा टाइप्स हो सकता है, बट वो डेटा टाइप्स जो होता है मोस्टली आपको दिख जाता है कि जब आप क्लास बनाते हो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो ये बेसिकली दो टाइप का डेटा टाइप्स है, और जैसे ही आप इसको देखना चाहोगे
कि आपका ये डेटा कैसे आ रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो बेसिकली टाइप बोलकर एक फंक्शंस होता है जिसके अंदर आप फंक्शन जो है उसको डालना है और उसके बाद ये डेटा टाइप जो है उसको यहाँ पे दिखा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे मैं ऐसे ही मैं कोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनल वाला जो ऑप्शन है, टर्मिनल में जाके हमेशा ऐसे कोड लिखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझने में आसान होता है और ये जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है ये भी अच्छे तरीके से समझ आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर रन करने जाओगे तो यहाँ पे भी सेम आउटपुट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्ले वाला बटन है, इस प्ले वाला बटन से ये आउटपुट दिखता है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आए या ना आए, अभी के लिए ये जो प्ले वाला बटन जो है इसको यूज़ मत करना अभी। यहाँ पे अगर टर्मिनल वाला ऑप्शन मिलता है तो मैं बोलूँगा कि पाइथन मतलब ये जो टर्मिनल वाला ऑप्शन है इसी को यूज़ करो। ये एक गुड प्रैक्टिस है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम लोग जो प्रोसेस है, इस पहला प्रोसेस में हम लोग दिखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल का जो डेटा टाइप्स है वो कैसे डिफाइन किया। तो अभी के लिए जितने भी डेटा टाइप्स है वो सारा डेटा टाइप्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को ये कंसोल में जाके पाइथन स्पेस main.py ये फाइल का नाम दिया, उसके बाद सारे के सारे जो भी डेटा टाइप्स है और उसके जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हम लोग को दिख गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सारा डेटा टाइप्स और डेटा वैल्यू हम लोग को दिख जाता है जब भी हम लोग की ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि कैसे ये काम करता है। ओके, जैसे ये हो गया है, अभी ये हो जाने के बाद तुरंत अभी आपको क्या करना चाहिए, जस्ट आपको एक ही काम करना है कि ये आपका पहला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद इसको कमेंट आउट करके रखो। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल फ्रंट स्लैश जब डालोगे अपने कंप्यूटर में, तब जाके आपका ये जो है क्विकली कमेंट आउट हो जाएगा। जस्ट पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल फ्रंट स्लैश जब डालोगे तो कमेंट होगा, और जब सिलेक्ट करके फिर से कंट्रोल फ्रंट स्लैश डालोगे तब ये अनकमेंट हो जाएगा। तो कमेंट अनकमेंट करने का जो की है वो है CTRL प्लस फ्रंट स्लैश। ये है एक्चुअली कमेंट एंड डीकमेंट का की। कमेंट और डी कमेंट का जो की है ये दोनों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यही से एक्चुअली इस चीज़ को यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद पहला जो चीज़ हम लोग पढ़े वो क्या था, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या सीखे। पहला पार्ट में हम लोग सीखे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ओके। तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स ये पहले पार्ट था जो हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग सीखेंगे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट का भी बहुत अलग अलग टाइप है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एंड सेट। ये सारा ही सेम चीज़ है, सिर्फ लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग होता है। तो लिस्ट जो है, लिस्ट में बेसिकली यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, नेम्स बोलकर यहाँ पे नेम्स डालता हूँ। तो यहाँ पे जब नेम्स डालता हूँ तो नेम्स को अगर सारा नेम्स प्रिंट करना है तो यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करने के लिए यही सेम चीज़ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट, मैंने हमेशा बोल रहा हूँ सिंगल कोट या डबल कोट। यहाँ पे मैं सिंगल कोट भी बीच पे रख के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। जैसे ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद जब इसको कॉमन लाइन पे चलाएंगे
तो हम लोगों को जो आउटपुट है वो दिख जाएगा। और आउटपुट हमेशा देखने के लिए प्रिंट जो फंक्शन है, इस फंक्शंस के अंदर ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये बेसिकली नेम्स बोल कर रखा, और इसके अंदर हम लोगों को सारा जो डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस है, अब इसके बाद अगर हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहें तो डायरेक्टरी क्रिएट में क्या होता है, ये जो कर्ली ब्रेस है, इस कर्ली ब्रेस को यूज़ करके हम लोगों को इसका जो डायरेक्टरी है ये हम लोगों को मिलता है। ठीक है, पर्सन जो है यहाँ पे डायरेक्टरी में बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टरी में मेनली कर्ली ब्रेस में ये आता है। ये जो कर्ली ब्रेस में जो है, ये कर्ली ब्रेस बेसिकली रेफर करता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को एज ए की, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये वैल्यू होता है, तो इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयरिंग। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो होता है कोलोन का लेफ्ट साइड पे जो होता है वो होता है कीज़, और राइट साइड में जो होता है वो होता है वैल्यू। तो इसी तरीके से हम लोग की वैल्यू पेयरिंग में अपना जो डेटा है वो सेट कर सकते हैं, और उसी डेटा के बेसिस में हम लोग का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाता है, दिखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का दो जो आउटपुट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला है एरे और दूसरा यहाँ पे ये चीज़। डिक्शनरी के बाद अभी हम लोग बात करते हैं टपल। तो अभी जो टपल है, टपल जो है वो नेम्स जैसा ही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेम को भी टपल के अंदर रख सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या काम करेगा ये जो है, ठीक है, मैं इसी को एक्चुअली दिखाता हूँ, क्योंकि टपल बेसिकली जो लिस्ट होता है वही सेम चीज़ एज ए टपल यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो चेंजेस है वो ओवल ब्रैकेट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर इसको जब आउटपुट करेंगे तो ये हो जाता है टपल। तो बेसिकली दोनों ही सेम चीज़ है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रखता हूँ, दोनों को सेम आउटपुट में रखता हूँ। तो यहाँ पे ये भी है जो लिस्ट वाला ऑप्शन में है, और ये नेक्स्ट जो है ये टपल वाला ऑप्शन में है। बट ये इस दोनों में अंतर क्या है, मतलब बेसिकली इसका क्या एक्चुअल फंडा है चेंजेस की, वो मैंने थोड़ी देर में बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेट्स। यहाँ पे जब हम लोग सेट यूज़ करते हैं तब सेट भी बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसके हिसाब से यहाँ पे सेट भी या इस तरीके से पढ़ता है, और हम लोगों का सेट का जो आउटपुट है वो भी हम लोगों को इस तरीके से मिल जाता है। अभी ये जितने भी आउटपुट हम लोगों को दिखा, इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, मतलब ये इसको छोड़ देता हूँ, मतलब इसको छोड़ के बाकी जो भी देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लिस्ट, टपल एंड सेट, इसमें सिर्फ एक थर्ड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, थर्ड ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं। तो थर्ड ब्रैकेट है, एक ओवल ब्रैकेट है, और एक कर्ली ब्रैकेट है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप का ब्रैकेट है, बट तीनों ब्रैकेट जो है, ये तीनों ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग बेसिकली ये समझने के लिए, ये जो नेम्स है, नेम्स बेसिकली जो टाइप है, इसके बाद यहाँ पे जैसे ही डॉट डालते हैं ना, डॉट डालने के बाद बहुत सारा यहाँ पे फंक्शनलिटीज़ मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको छोड़ना है। ठीक है, इसको छोड़ना है, क्योंकि ये जो अंडरस्कोर जो है स्पेशल टाइप फंक्शन है, तो इस स्पेशल टाइप फंक्शंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं स्पेशल टाइप फंक्शंस को छोड़कर यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शंस होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो बेसिकली लिस्ट को रेफर करके कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये लिस्ट है। इसका और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैं इसके बारे में बाद में जाके बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पर्सन बोलकर जो ऑप्शन है, इसमें भी देखें, ये बेसिकली डिक्ट बोलकर ऑप्शंस दिखा रहा है। डिक्शनरी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डिक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्ट के ऊपर हम लोगों को बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे भी दिखता है, जैसे यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो ये बेसिकली
डिक्शनरी फंक्शन है। उसके बाद हम लोगों को टपल जो है, ये टपल बेसिकली हम लोगों को डॉट करके यहाँ पे ज़्यादा फंक्शनलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट काउंट, इंडेक्स, यही दोनों ऑप्शंस दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे टपल के अंदर हम लोग ना अपेंड कर सकते, ना रिमूव कर सकते। टपल काइंड ऑफ एक डेटा सेट हो जाता है जिसके अंदर हम लोग एक बार में अगर डेटा सेट कर देते, वो डेटा एंटर प्रोग्राम में चलेगा जब तक उस प्रोग्राम को बंद ना हो। तो प्रोग्राम के अंदर अगर डेटा हम लोग सेट कर देते तो ये डेटा फिक्स्ड सेट हो जाता है, तो इसका मॉडिफिकेशंस बाद में जाकर होता नहीं है। तो ये एक्चुअली चेंजेस है इसका। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, इसमें भी सेट्स में भी जैसा पहले का जो ऑप्शन है उसी के तरह ही यहाँ पे भी सारा मेथड्स दिखता है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा काम का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका जो मेथड्स है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये मेनली सारा चीज़ें हैं जो हम लोगों को आगे चल के जब हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर काम करेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में और डिटेल्स में मैं बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्शंस है, लिस्ट, सेट, डायरेक्टरी, ये जो ऑप्शंस है मैंने इसको अभी कमेंट आउट करके रखता हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वाला जो ऑप्शंस है, मैं कंडीशंस के ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, आज मैं यही तीनों चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा, लूप, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लिस्ट, कंडीशंस एंड लूप के बारे में नेक्स्ट दिन बात करेंगे, लूप्स और फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट दिन बात करेंगे, क्योंकि लूप्स जब मैं बात करूँगा तब हम लोग ये जो लिस्ट डायरेक्टरी के ऊपर जो मैंने बात किया, आज ज़्यादा कुछ बोला नहीं हूँ, तो इसके ऊपर मैं एक्चुअली प्रॉपर में एक ट्रेडिंग कराएंगे या मैं बताएंगे कि कैसे ये लिस्ट वाला जो ऑप्शंस है, लिस्ट, डिक्ट और टपल, सेट, ये जो ऑप्शंस है ये कैसे काम करता है, ये सारे इस सारे चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरा कंडीशंस के बारे में बात करता हूँ। कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है, कंडीशंस के लिए कंडीशनल जो सिंटेक्स होता है इफ और एल्स होता है। ठीक है, पाइथन में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसलिए हम लोग जब भी कोई भी डेटा वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कुछ ऐसे कर रहे हैं कि हम लोगों को पास वॉलेट में 10 रुपीज़ है, तो बेसिकली कहीं पे जाने के लिए एक फेयर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फेयर हो सकता है 10 रुपीज़। तो अभी हम लोग को चेक करना है कि फेयर अगर 10 रुपये से ज़्यादा हो तो हाई फेयर बोल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं हो, अगर ऐसा है कि इसमें अगर नहीं हो, एक इक्वल हो, एलसीफ जिसको बोलते हैं इक्वल, तो इसको बोलते हैं मीडियम फेयर और लो फेयर। इस तरीके से हम लोग एक कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक यहाँ से फेयर का जो कैलकुलेशन है ये चेक किया, ये फेयर 10 के अगर ऊपर हो तो हाई फेयर हो जाएगा, अगर 10 ही हो तो ये मीडियम फेयर होगा, और अगर 10 से कम हो तो ये लो फेयर होगा। जस्ट यही, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अभी इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ से नहीं, यहाँ से टर्मिनल को ओपन करना है, और टर्मिनल को ओपन करते हैं, करने के बाद फिर पाइथन डॉट मेन डॉट पाई ऐसे करके इसका आउटपुट देख लेना। अभी यहाँ पे मैंने इसको एक करके सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करके फिर आप किया तो ये हुआ हाई फेयर, और 9 किया तो ये हो जाएगा लो फेयर। तो जस्ट यही है प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप का ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखा सकते थे, जैसे कि यहाँ पे जो मीडियम फेयर है, मान लो कि यहाँ पे हाई फेयर अगर बोला जाए तो यहाँ पे 20 कर देते, 20 तक हाई फेयर होगा। बट मीडियम फेयर कैसा होगा, मीडियम फेयर बोल सकते हैं कि अगर ये 10 के ऊपर और 20 के अंदर अगर होगा फेयर, तो इसको बोल सकते हैं कि
ये हाई फेयर, मतलब सॉरी मीडियम फेयर, और इसके नीचे अगर हो तो ये हो जाएगा लो फेयर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये तो लो फेयर ब्रैकेट में चला गया, लेकिन मैंने यहाँ पे 18 कर दिया। तो अभी देखते हैं क्या करते। ये मीडियम फेयर में आया। अगर ये 10 में करता हूँ तो क्या करते, ये भी मीडियम फेयर, 20 तक मीडियम फेयर में ही आएगा। और जैसे ही मैंने इसको 21 कर दूंगा तब जाके ये हो जाएगा हाई फेयर। ठीक है, ओके। तो यही है बेसिकली कंडीशन वाला प्रोसेस। और इसके अलावा और एक ऑप्शन होता है, अगर हम लोगों को ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट को एक सिंपल आउट बोलकर एक फाइल के अंदर डालना है, और उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट में अगर डालना है, तो जाके हम लोग ये भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोगों को ट्रू, मतलब अगर 21 जो है उसके ऊपर अगर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाई फेयर, और उसके नीचे अगर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे लो फेयर। तो बेसिकली पहले हम लोग का जो वैल्यू होगा उसको, ट्रू वाला जो वैल्यू होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद बीच में इफ से लेकर कंडीशंस डालना पड़ेगा, उसके बाद एल्स वाला कंडीशंस में हम लोग का लो फेयर रखना होगा, उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे आउटपुट डालते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को काइंड ऑफ सिंगल लाइन कंडीशंस बोल सकते हैं। इसका दूसरा एक तरीका हो सकता है जिसका नाम है लो प्रोसेस व लो वैल्यू प्रोसेस, जिसको सॉरी इसको एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। बट टर्नरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि उसका जो सिंटेक्स है थोड़ा सा अलग टाइप का सिंटेक्स होता था। तो यहाँ पे वो जो सिंटेक्स है शायद वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके वजह से मैंने वो जो पार्ट है मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये सिंगल लाइन में हम लोग इस तरह का कंडीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी पाइथन या C++ जावा के ऊपर जो लोग प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, उन लोगों को बोल दूँ कि यहाँ पे स्विच केस वाला जो कंडीशन वाला जो पार्ट है, स्विच केस का जो लॉजिकल जो पार्ट है वो यहाँ पे काम नहीं करता है। तो इसीलिए पाइथन में यही ऑप्शंस है जो हम लोग यहाँ पे अभी देखे हैं। ठीक है, तो कंडीशंस में यही दो कंडीशंस यूज़ होता है, इफ एल्स जैसे यहाँ पे है, और इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का जो आउटपुट है वो मिलता है। और यहाँ पे और एक चीज़ हमेशा देखना चाहिए, जब भी हम लोग ये क्लोन वाला जो साइन यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक लाइन ब्रेक का ऑप्शन समझाता है, और जैसे ही ये लाइन ब्रेक का ऑप्शन होता है उसके बाद दूसरा जो लाइन में हम लोग जो कोड लिखते हैं वो थोड़ा सा इंडेंटेशन डाल के यहाँ पे कोड लिखते हैं जहाँ पे स्पेस होता है, क्योंकि इस तरह का अगर स्पेस देकर अगर कोड लिखेंगे तो डेफिनेटली ये कोड प्रॉपरली यहाँ पे दिख पाएगा। तो यही है आज का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा ट्यूटोरियल सीरीज़, तो डेफिनेटली आप लोग लाइक करो मेरा वीडियो को, शेयर करो आप लोगों के दोस्तों के साथ, जो लोग आप पढ़ाई कर रहे हो या सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखना चाह रहे हो उन लोगों के साथ शेयर करो। और मेरा एक लाइव क्लास शुरू होने वाला है जहाँ पे आप लोग चाहो तो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और अगर नए हो मेरे इस चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत लर्निंग वीडियोस मैं देने वाला हूँ आगे जाके। और डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट करके अपना जो कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से डाउट क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में, अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो डाउट क्लियरिंग्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।